समाज में गाय की इज्जत, गाय की जान, महिला की इज्जत महिला की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है। और ये सारा प्रोपेगेंडा सरकार और इस देश की मीडिया ने लोगों के दिमाग में ठूसा है कि औरत की इज्जत नहीं होती है। गाय के नाम पर अगर आज 2 लड़कों को अभी भी जिंदा जला दिया गया बोलेरो में, ठीक है, जब महिलाओं के साथ होता है कोई भी घटना होती है तो पुलिस भी चुप बैठ जाती है, पुलिस भी एक्टिव नहीं होती है, पुलिस भी शांत हो जाती है। यानी कि पुलिस को लगता है कि महिला की जान नहीं है, औरतों की जान नहीं है, उन पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन गाय के नाम पर अगर कुछ घटना हो जाए तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, तुरंत पुलिस एक्टिव हो जाती है, तुरंत सारा समाज इकट्ठा हो जाता है। अगर इस महिला की आज़ादी की बात हम करें तो भारत को अभी ऑक्सफैम 2022 की रिपोर्ट कहती है कि भारत को लगभग 200 साल, भारत की महिलाओं को लगभग 200 साल पुरुषों के बराबर आने में लगेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं की तरक्की से आंकता हूं कि वो कितनी आगे बढ़ रही हैं। तो ये समाज, ये भारत, ये राष्ट्र, इस समाज के अंदर सबसे ज्यादा जो दयनीय स्थिति है वो आज भी बेटियों की है, महिलाओं की है। सड़कों पर चलते उनके साथ रेप हो जाता है, ऑफिसों में उनके साथ रेप हो जाता है, घरों की 4 दीवारों में उनके साथ रेप हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इस देश की संपत्तियों पर, संसाधनों पर, तो पूरी जिंदगी उसको ठगा जाता है। अरे तुम्हें करना क्या है, 2 वक्त की रोटी मिल तो रही है, इसी नाम पर उन्हें पूरी जिंदगी वो रोटी बनाकर खिलाती रहती हैं। और यहाँ तक कि इस देश में तो कपड़े पहनने तक की आज़ादी नहीं है। अरे कैसे कपड़े पहने तुमने, अरे कैसे बाल तुमने कटवा लिए, अरे किस तरह का चलन चल रही हो, यानी कि शोभा नहीं देता। उनको लगता है कि महिला पुरुष के हिसाब से चले, यानी महिला कोई इंसान नहीं है, गाय है, भैंस है, बैल, बकरी है कि उसको अपने गले में चैन बांधकर पुरुष ले लेकर के घूमे कि तुम्हें मैं कहूँ इधर को देखो तो वो इधर को देखे। पुरुष कहे कि तुम ये कपड़ा पहनो, ये अच्छा लगता तो सिर्फ वो उसको पहने। पुरुष कहे कि तुम्हें इस समय उठना है सुबह तो तुम उस समय उठो। यानी कि महिला आज भी पूरी तरीके से गुलाम है। और भारत की तो स्थिति इतनी बुरी है कि अगर आप भारत के अंदर देखेंगे तो 1% भी महिलाओं के पास धन संपत्ति नहीं है, और 1% जो महिलाएं हैं वो भी अपर कास्ट की, मतलब 7th क्लास की महिलाएं हैं। तो अगर आप नीचे आकर के देखते हैं तो देखेंगे कि जितनी भी, अगर हम भूमि पे बात कर लें तो खेतों में ज़्यादातर काम करने वाली महिलाएं हैं। आप जितना भी देख लेंगे, खेतों में कटाई है, नराई है, गुड़ाई है, खेत की पूरी छटाई है, वो सारा काम शुरू से लेकर अंत तक, जब तक फसल घर में नहीं आ जाती तब तक महिलाएं काम करती हैं। उसके बावजूद भी महिलाएं भूमि में उनकी भागीदारी नहीं है, यानी कि सारा काम करने के बाद भी। और अगर हम बात करें घर की गृह की काम की, तो वो बिना पे, यानी कि बिना फीस, बिना कोई चार्ज किए सुबह से शाम तक काम करती हैं। वहाँ भी उनकी कोई तनख्वाह नहीं है, फिर भी उनके जीवन में ज़्यादा अच्छाई नहीं है। अगर आप देखें बीमारी का रेट दर, तो इसके अंदर भी ज़्यादातर महिलाएं बीमार पाई जाती हैं। इस देश के अंदर लगभग 75% महिलाएं जो गांव में निवास करती हैं वो अभी भी एनीमिया की शिकार हैं। आज भी देश के अंदर महिलाओं को, जो गाँव की महिलाएं हैं और खासकर एसटी समुदाय की महिलाएं हैं, उनको पीरियड्स यानी महामारी के दौरान पर पैड उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। वो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से कई सारी संक्रमण बीमारियाँ उनके अंदर फैल जाती हैं और वो कम उम्र में ही कई सारी बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं। तो इस तरह से अगर हम महिला दिवस की बात करें तो महिला दिवस में महिलाओं की स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान और रोजगार चारों चीजें आती हैं, लेकिन उनकी कहीं पर भी स्थिति सुधरती दिखाई नहीं दे रही है। देखिए हाथरस कांड का जो डिसीजन आया है एकदम निराधार, एकदम एक तरफा अपराधियों के पक्ष में गया है। अपराधियों के पक्ष में इसलिए गया है क्योंकि मनीषा एक वाल्मीकि लड़की थी। अगर वो भी पांडे होती, त्रिवेदी होती, तिवारी होती, चौबे होती ना, तो उस लड़की के दोषियों को एक तो इतने 2-3 साल की ये पीरियड नहीं लगता, बहुत कम समय में उसको न्याय मिल गया होता। लेकिन दुर्भाग्य है इस भारत का, मैं दुर्भाग्य नहीं कहूँगी, दुर्भाग्य है इस देश की सरकारों का कि वो न्याय तरीके से नहीं दिलवा पा रहे हैं। क्योंकि देश में जितने भी लोग न्याय व्यवस्था में बैठे हैं ना, ये सारे वो लोग हैं जिनको 1919 में अंग्रेजों ने न्याय व्यवस्था यानी कि न्यायालय से भगा दिया था कि तुम्हारे अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है, तुम न्याय नहीं कर सकते। और आज हमारा भारतवासियों का ये दुर्भाग्य है कि पूरे देश का जितना भी न्याय व्यवस्था है, उच्च न्यायालय है, सब में वही लोग बैठे हुए जिनको अंग्रेजों ने न्याय व्यवस्था से भगा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये केवल भारत की महिलाओं के लिए नहीं है, पूरे विश्व स्तर की महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अगर हम भारत की बात करें तो आज भी स्थिति यहाँ पर दयनीय है, क्योंकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, उस तरह से कुछ देशों की अगर हम देखें, जो इस्लामिक कंट्री हैं, वहाँ से भी बुरी स्थिति भारत की दिखाई देती है। क्योंकि भारत की महिलाएं आज भी जितना वो काम करती हैं, उस काम के स्तर पर कहीं पर भी उनका मालिकाना हक नहीं है। अगर हम 2022 की ऑक्सफैम रिपोर्ट देखें तो महिलाओं के हिस्से में मात्र 3%, पूरी दुनिया भर की 3% महिला आबादी भूमि की मालिक है, यानी जमीनों की मालिक है।
और 3% भूमि की मालिक में भी जो साधन संसाधन है उन पर 3% अधिकार है उसका, उसमें भी पूरे विश्व स्तर की रिपोर्ट बताती है। भारत की सरकारों को सोचने की जरूरत है कि जो आप योजनाएं बनाते हैं, इन योजनाओं से क्या समाज के लोगों के तक पहुंच रही है, क्या महिलाओं तक इनकी स्थिति सुधर रही है। अगर सरकारें अभी भी कहती हैं, नारा लगाया अभी 2021 का नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन कितनी बेटियां पढ़ी, कितनी बेटियां बढ़ी, इसके कोई आंकड़े उनके पास नहीं, और अगर आंकड़े हैं तो वो फर्जी हैं। आज भी स्कूलों के लिए लड़कियों के पास साइकिल नहीं है। गाँव से 15 किलोमीटर दूर शहर में स्कूल हैं, जो बच्चे स्कूल में जाती नहीं है, रास्ते से जंगल से गुजरना होता है, ईंखों से गुजरना होता है, रास्तों में उनके साथ रेप हो जाते हैं, रास्ते में उनको मार के फेंक दिया जाता है। इस देश में रेट दर से ही आप पता लगा लेंगे कि कितनी महिलाओं की स्थिति सुधरी है। सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो रेट दर है रेप का, यानी रेपिस्ट सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं भारत में होती हैं। इसी से महिलाओं की स्थिति पता चलती है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हमारे भारत की स्थिति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाओं को जरूरत है कि वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सामने आए, वो खुद बाहर निकले, क्योंकि अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर आपकी ये लड़ाई वाला जो फील्ड है ना, ये खाली पड़ा रह जाएगा। और पुरुष आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, इतना तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष आपकी लड़ाई लड़े और आप कहें कि आपको अधिकार मिल जाए, तो भाई ये भी तो दोगलापन हो गया। अपनी लड़ाई आप पुरुषों से लड़वाना चाहती हैं, इसका मतलब आप अपने लिए कुछ करना नहीं चाहती। आपका जीवन पूरा इस तरह से गुजर रहा है कि आपको लग रहा है कि हमें तो भैया भगवान मिल गया, यानी कि पूरी जिंदगी के लिए एक छत मिल जाती है, उसी में आप पूरी तरह से घुट करके मरने को तैयार है, लेकिन अधिकारों की लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। एक अच्छा समाज तभी निर्माण हो सकता है जब उस समाज की महिलाओं की, उस राष्ट्र की महिलाओं की उन्नति हो रही हो। देखिए, जितनी भी अपर कास्ट की महिलाएं हैं, एक तरह से वो खुद को आज़ाद समझती है, उनको खाने की, उनको सारी सुविधाएं हैं जीवन की, लेकिन वो एससी समुदाय की महिलाओं से ज़्यादा गुलाम है, क्योंकि वो दीवारों के बाहर झांक नहीं सकती। उनके ऊपर आज भी पूरी तरीके से ब्राह्मणवाद हावी है, थोपा गया है, और वो पूरी तरीके से मानने के लिए मजबूर हैं। अभी आप देखेंगे कि महामारी के दौरान पर ब्राह्मणों के कुछ कुलों में महिलाओं को किचन में नहीं घुसने दिया जाता, महिलाओं को पूजा के घर में नहीं घुसने दिया था। महिलाएं जब विधवाएं हो जाती हैं तो उनको शुभ कार्यों में नहीं बिठाया जाता कि अशुभ हो जाएगा क्योंकि तुम विधवा हो। अभी भी उन लोगों में इतना ज्यादा कर्मकांड है, मुझे लगता है कि एससी ओबीसी के लोग फिर भी इस मामले में महिलाओं के प्रति नरम हैं। वो फिर भी इन व्यवस्थाओं से, भले उन पर जबरदस्ती थोपा गया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएगा, घर में कोई मुसीबत आ जाएगी, बीमारी हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की महिलाएं मैं वहाँ से ज़्यादा सुरक्षित देखती हूँ। क्योंकि पहले भी जब ये सारी वैदिक संस्कृति इन्होंने डाली तो महिलाओं में ही डाली, और अगर आप देखेंगे तो इनकी महिलाएं दीवारों से बाहर नहीं झांक सकती थी। एससी ओबीसी की महिलाएं, बच्चियां फिर भी बाहर जाती थी, कोई घास काटने के लिए, लकड़ी बीनने के लिए, क्योंकि उनकी ज़रूरतें होती थी, घर से बाहर जाना उनकी मजबूरी भी होती थी, तो इस वजह से वो लोग साथ ही रखते थे। आज भी खेतों में काम करने के लिए महिलाएं साथ होती हैं पुरुषों के, बराबर साथ जाती हैं, बराबर साथ काम करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक खेतों पर उनके साथ काम करती हैं, तो ये उनसे भी ज़्यादा बदतर स्थिति में जीती हैं। लेकिन ये एहसान फरामोश ओढ़ते केवल इस वजह से कुछ भी नहीं बोलती कि कहीं वो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उस पर कहीं चोट ना पड़ जाए, उससे डरती है। वो डर उनका जो है उसको शोषण को सहने के लिए मजबूर करता है। देखिए, वो सिर्फ शब्द लिखती हैं, लेकिन वेदना जो लिखती है ना, वो दलित समाज की महिलाएं लिखती हैं। वो प्रैक्टिकल लिखती हैं, वो सच लिखती हैं, जो उन्होंने देखा है, झेला है, जो उनकी आंखों के सामने गुजरा है। ये जितनी भी अपर कास्ट की महिलाएं दर्द पर लिखती है ना महिलाओं के, मुझे आप ये बताइए, किसी महिला को कभी दर्द हुआ, उसको तुरंत पैरासीटामोल मिल गई तो उसे 10 मिनट 15 मिनट झेलना पड़ा, लेकिन किसी महिला को आज दर्द हुआ, 4 दिन तक उसको दवाई नहीं मिली, 5 दिन तक उसको खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिला, वो पूरा दिन खेत के खोड़ों में काम कर रही है और पैरों में अच्छी चप्पल नहीं है, और फिर भी वो काम में लगी हुई है। उसके शरीर में खाना नहीं है, लेकिन उसका बच्चा उसका दूध पी रहा है, यानी कि वो अपने बच्चे को फीड करा रही है। तो आप मुझे बताइए, जो महिला वहां दर्द झेल रही है, अगर उससे आप बात करेंगे तो सच्चाई उसके शब्दों में ज्यादा निकलेगी, या जिस महिला ने कभी दर्द नहीं झेला और वो लिखती जा रही है, किताबों पे किताबें लिखती जा रही है, कविताओं पे कविताएं लिखती जा रही है, वाहवाही लूटती जा रही है, सच्चाई किसके शब्दों में होगी? वो भले ही किताबें लिख सकती है, लेकिन वेद न लिखने वाली वही महिला होगी जिसने झेला होगा। हाँ, वो पहुंचाने वाले उनके मालिक बैठे हैं ना, क्योंकि वो तो अगर लिख देंगी कि
मौसम बहुत खूबसूरत है, तितलियां नाच रही हैं, बसंत के समय पर पेड़ों में जो है फूल उग रहे हैं, प्रेमी के लिए लिख देंगी, बसंत पर लिख देंगी, सावन पर लिख देंगी तो भी चल जाएगा। लेकिन इस समाज की महिलाएं, जो SC OBC समाज की महिलाएं, दर्द पर लिखती हैं, सच्चाई पर लिखती हैं, लोगों की वेदनाओं पर लिखती हैं, लोगों के तड़प पर लिखती हैं, उनके खेत पर लिखती हैं, खलिहानों पर लिखती हैं, उनके बच्चों की कुपोषण पर लिखती हैं, जब उन महिलाओं की प्रसव पीड़ा के दौरान दवाई न मिलने वाली मृत्यु पर लिखती हैं, हत्याओं पर लिखती हैं, और उनके रेप होने पर थाने में जो उनके साथ अत्याचार होता है, उनकी FIR नहीं दर्ज करी जाती, उस पर लिखती हैं, तो उनको कोई मजा नहीं आता, क्योंकि उन्हें तो आनंद ही आनंद प्राप्त है, तो वो तो आनंद पर लिखती हैं। स्वाद पर कौन लिखेगा? वही बात है, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पानी का आंदोलन कर रहे थे तो गांधी जी नमक का आंदोलन कर रहे थे। अब आप बताइए, स्वाद पहले जरूरी है या जीवन के लिए पानी ज्यादा जरूरी है? तो ये इन लोगों की वहीं से चलती आ रही है, हम इनसे बहुत पीछे, इन्होंने धक्का मारा है। तो हम जमीन के जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से पैदा लोग हैं, जमीन से उत्पन्न हुए हैं, जमीन को तैयार किया है, और हम जमीन की बात करते हैं। ये लोग हवाओं की बात करते हैं, कल्पनाओं की बात करते हैं। इन्होंने कल्पनाओं में स्वर्ग बना रखा है, और ये स्वर्ग यहीं पर जीते हैं। हमारे जो नरक इन्होंने सोच रखा, वो नरक वाला जीवन इस देश के SC OBC लोग जीते हैं, और आदिवासी महिलाएं जीती है। फटी जीन्स पहनने वाले भी यही हैं। आप मुझे बताइए कितने SC OBC की महिलाएं फटी जीन्स पहन रही हैं? अरे अभी तो उन्हें पूरी तरीके से कपड़े भी नहीं मिले कि वो फाड़ के पहने। ये कपड़े एक समय तक इनको पहले कपड़े मिले, तो इन्होंने खूब पहले शरीर को ढक ढक के दिखाया, इतराया उनको कि हमें तो पूरे कपड़े मिलते हो, तुम तो नग्न घूमती रहती हो, तुम्हें तो एक ही साड़ी में नीचे का अंग और ऊपर का अंग पूरा ढकना पड़ता है। और पहले ये कपड़े पहनने पर इतराती थी। जब कपड़े पहनने पर बात आई, SC OBC समाज की महिलाएं जब पूरे कपड़े पहन के चलने लगी, तो इन्होंने कहा हम तो फटी पहनते, तुमसे फटी नहीं पहनी जाएगी। तो फटी पहनने वाली भी यही है, और फटी के खिलाफ अपराध बोध बताने वाले भी यही हैं, और आंदोलन चलाने वाले भी यही हैं। यानी कि ये खुद क्रिएशन करती हैं, खुद उस पर रुदाली गैंग बन जाती हैं। भैया जिसका बालम थानेदार है, उस पर कौन जो है जाकर के हथियार चलाएगा? उसकी कौन जो है कलम रोक लेगा? इनके तो जितने भी दादा परदादाओं से लेकर के ऊपर बैठे हुए हैं, देश विदेशों में ये फैले हुए हैं, तो ये वहां पे अपने लोगों को पहुंचा देते हैं। हमारा तो कोई नहीं है, कौन पहुंचाएगा? सुनी नहीं जाती है, हमें तो बिठाएंगे भी नहीं। उन्हें पता है अगर ये बोलेंगे तो ये सच्चाई खोल देंगे, ये बता देंगे कि इनके साथ होता क्या है, इनके साथ किस तरह के व्यवहार यहाँ पे किया जाता है, इनकी औरतों के साथ कैसा किया जाता है, इनकी औरतों को चलते चलते कितना छेड़ा जाता है, खेतों में शोषण कर लेते हैं चलते चलते, शौचालय के लिए जब बच्चे खेतों में जाती तो उनके साथ हो जाता है। तो भाई इनके जो है, इनके पटवारी जिसका होगा उसकी जमीन के पट्टे काट देगा। थानेदार जिसका पिया होगा वो कुछ भी अपराध करके आ जाए, पिया उसकी FIR नहीं लिखेगा। तो ये तो वो वाली औरतें हैं जिनके चारों ओर का जो आभा मंडल है ना, वो बड़ा खूबसूरत है, वो बड़ा सपोर्टिव है, वो बड़ा आगे बढ़ाने वाला और आगे बढ़े हुए लोग हैं। तो ये अपने आप को फॉरवर्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये फॉरवर्ड अपनी ताकत से नहीं गए हैं। इस फॉरवर्ड क्लास इन्होंने अपने आप को खुद बनाया है कि दूसरे लोगों को नीचे दबाया जाए। और इसका मतलब ये नहीं हुआ अगर वो आगे चली गई कि घोड़े अगर गधे रेस में जीत गए तो घोड़े हार गए। क्या पता घोड़े शामिल ही नहीं हुए हों रेस में, घोड़ों को शामिल ही नहीं करते हैं ना, ये खुद गधे अपने आप ही रेस में शामिल होकर के खुद ही तो रेस लगाते हैं, खुद को जीत का विजेता घोषित कर देते हैं और खुद ही खेल का दाम फिक्स करते हैं, खुद ही खेल की रेस तय करते हैं। तुमने घोड़ों को आज तक शामिल ही कहाँ किया है? घोड़ों को शामिल करने के लिए तो 75 वर्षों से जो आरक्षण के जरिए हुआ, तुम उससे जलने लगे, उससे तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा। उनकी बेटियों को तो अभी मौका भी नहीं मिला है, अभी तो पुरुषों से तुम्हारा सामना हुआ है। जिस दिन महिलाओं से सामना होगा उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा बताओ। देखिए वो कोशिश करते हैं कि 4 बार जब वो मुख्यमंत्री थी तो यही जो लोग आज गाली दे रहे हैं ना, यही लोग जाकर के बहन जी के पैरों में नाक रगड़ देते, यही बहन जी के जाकर के 100 बार पैर छूते थे, हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। ये वही लोग हैं जो मौका परस्त लोग हैं। अगर बहन जी दोबारा से सरकार में आ जाती है, सत्ता में आ जाती है, तो ये फिर बहन जी के पैरों में जो है नमन करने लगेंगे। और यही लोग जब बहन जी सत्ता में नहीं होंगे तो हमारे लोगों को बताएंगे वो तो दौलत की बेटी है, वो तो तुम्हारी बात नहीं सुनती है, उसके यहाँ तो तुम मिलने भी नहीं जा सकते हो। ये सब चीजें क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे को तोड़ते हैं ताकि बहन जी से उनका समाज टूट जाए और फिर इसको हम पकड़ के मारें, फिर इसको हम पीटे कूटे, इसकी कोई सुने ना। और बहन जी भी इनसे नाराज हो जाए कि लो तुम तो मेरे लिए ऐसे बोल रहे थे, पिटो तुम, मैं क्या करूं तुम्हारा, जब तुम मेरे ही साथ नहीं हो, मेरे अपने नहीं हो रहे तो तुम पिटो जा करके। तो ये क्या करते हैं, समाज में जो दरार है ना उसको बड़ा करते हैं, उस खाई को बड़ा करते हैं। जब वो खाई बड़ी हो जाती है तो लोगों को इधर पीटते हैं, फिर आधे लोगों को इधर पीटते हैं। और इनके भ्रम में लोगों को आना नहीं चाहिए। मैं अपने लोगों से कहूंगी कि अपनों के खिलाफ कहीं भी साजिश चल रही हो तो मुंह तोड़ जवाब दो। अगर अपनों के खिलाफ कहीं पर बात चल रही हो तो उसका सामना करो। अगर वो कल उसके लिए बोल रहा है तो परसों आपके लिए भी बोलेगा, क्योंकि वो एक एक करके मारता अकेले में, वो क्योंकि उसे पता है वो कमजोर है, कायर है, उसे पता है कि वो सामना नहीं कर सकता। ये बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वो छुप करके क्या करता है, कान भरता है।
और यही काम उन्होंने आज तक किया है, भ्रम फैलाया है, चुगलीखोरी की है। ये जो मंत्रा वाला जो शब्द दिया है ना इन्होंने, मंत्रा है ये इस देश के अंदर, इन्होंने एकता को तोड़ने का काम किया। कभी मुसलमानों से लड़वाएंगे, तो कभी बहन जी से लड़वाएंगे, तो कभी ओवैसी से लड़वाएंगे, तो कभी अखिलेश से लड़वाएंगे। यानी कि जनता की लड़ाई इनके नेताओं से करवाते हैं और खुद की ओर जो सबसे ज्यादा हकमारी कर रहे हैं अपनी ओर नहीं देखने देते।